सभी को राम राम। मेरा वाहन मेरी संपत्ति, हमारा राष्ट्र हमारी संपत्ति मुहिम जो कि हम पिछले 10 महीने से लड़ रहे हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में सिटीजन्स एक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया के तहत। और पिछले 10 महीने में जो हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पे देखा होते हुए दिल्ली एनसीआर में ये डकैती, ये गुंडागर्दी और एमसीडी के द्वारा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और जब हम विक्टिम से मिले, आपको इतने सारे विक्टिमों की हमने उनके मुंह से कहानी सुनवाई और इसकी पूरी रिसर्च करी इस स्कैम की, स्क्रैपिंग स्कैम जो कि एक पोल्यूशन स्कैम के तहत हो रहा है। आज हम आपके सामने पूरा वो खुलासा भी करेंगे कि ये कैसे हो रहा है, और आपको इस जो ये इलीगल स्क्रैपिंग तरीके से आपके वाहनों को उठाकर स्क्रैप किया जा रहा है, इससे बचने की भी पूरी लीगल प्रक्रिया भी आपको समझाएंगे। हमारे समक्ष हमारे साथी राणा जी हैं जो कि डे 1 से पूरे इस स्क्रैपिंग और इस पूरे व्हीकल डिस्ट्रक्शन स्कैम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। पूरी कागज पत्री का उनके पास पूरा ज्ञान है और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। तो आज राणा जी आप सबके समक्ष इसका पूरा विस्तार रखेंगे, और हमारी टीम से स्वीटी सैनी जी और कमल जी भी संग में है। तो राणा जी, सभी आपको राम राम, सभी की तरफ से नमस्कार। और आपका ये जो योगदान है समाज के लिए, इसके लिए हम सबका नमन है आपको। राणा जी, प्लीज़ आप पूरा बताइए समाज को कि क्या हो रहा है। दोस्तों नमस्कार। आप पिछले 1 साल से देख रहे हो, या बल्कि मैं कहूँ पिछले 9 साल से देख रहे हो कि 10 और 15 साल की गाड़ियों के नाम पर दिल्ली सरकार या एमसीडी गाड़ी को स्क्रैप कर रही है। गाड़ियाँ सड़कों से उठ रही हैं और उठते ही स्क्रैपर को दी जा रही हैं, और आपको अलग अलग मेमो दिए जा रहे हैं। एमसीडी वाले रिमूवल ऑर्डर दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले सीजर मेमो दे रहे हैं, कभी इंपाउंड मेमो दे रहे हैं। रोज नए नए इनके कानून आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सीजर, इंपाउंड, रिमूवल ऑर्डर ये कानूनी तौर पे कहां से आए हैं? क्या इनकी कोई कानूनी डेफिनेशन भी है या नहीं? और अगर इनकी कोई कानूनी डेफिनेशन है तो ये आई कहां से? और अगर कुछ कानून स्टैट्यूट में ये हैं तो फिर प्रोसीजर भी होगा कोई ना कोई इसका। ये सारी चीजें हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने में हमने देखा है कि गाड़ियां पहले जो एमसीडी उठा रही थी वो रिमूवल ऑर्डर जारी कर रही थी 2018 की गाइडलाइन दिल्ली सरकार के हिसाब से। उसके बाद जब हमने विरोध करना शुरू किया तो एक सीजर मेमो आ गया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, जिसमें वो सीजर मेमो के नाम पे गाड़ियां उठा रहे थे। उसके बाद फिर हमने थोड़ा और विरोध किया तो उसे इंपाउंड लिखना स्टार्ट कर दिया। अब जितने भी मेमो है उसमें एक खास बात है कि लास्ट में लिखा जाता है कि आपकी गाड़ी सीधी स्क्रैपर को दी जा रही है और आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा हो जाएगा। ये हर सीजर मेमो में है, और ये जितनी भी गाड़ियां उठाते हैं सीधी स्क्रैपर को दे देते हैं। तो लो क्या कहता है पहले ये देखना है हमें, ये सीजर, इंपाउंड, रिमूवल ऑर्डर आया कहां से? तो सबसे पहले मैं वो बताता हूं आपको। सबसे पहले सीजर या इंपाउंड ये शब्द आए कहां से है? तो हमारे यहां पे मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, मोटर व्हीकल एक्ट, जिसके तहत पूरे देश के अंदर हमारे व्हीकल रजिस्टर्ड होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, ड्राइविंग लाइसेंस इशू होते हैं, परमिट इशू होते हैं। तो उसी के अंदर जब कोई एक्ट बनता है तो एक्ट लेजिस्लेटर बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन उसको लागू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी आईएएस ऑफिसर और मिनिस्टर्स ये सब बैठ के रूल बनाते हैं। तो हमारे रूल बने हुए हैं मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने के लिए, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, ऐसे दिल्ली ने भी बनाया, दिल्ली मोटर व्हीकल रूल। तो दिल्ली मोटर व्हीकल रूल 1993 का सेक्शन 123 ये कहता है कि कोई भी गाड़ी कब सीज की जाएगी या कब इंपाउंड की जाएगी। तो उसने कहा है सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 39 एंड सेक्शन 66, ये 4 सेक्शन है। अगर कोई व्हीकल इन सब का वायलेशन करता है मोटर व्हीकल एक्ट में तो गाड़ियों को सीज कर दिया जाए। अब सेक्शन 3 क्या कहता है, पहले हम ये देखते हैं थोड़ा सा। मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि आपके पास लाइसेंस जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका जो गाड़ी है वो सीज की जा सकती है। सेक्शन 4 ये कहता है कि एज लिमिट है, अगर कोई अंडर एज बच्चा गाड़ी चला रहा है तो उसकी गाड़ी भी सीज की जा सकती है। सेक्शन 39 क्या कहता है? सेक्शन 39 ये कहता है मोटर व्हीकल एक्ट का कि हर गाड़ी का एक रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, वैलिड नहीं है, सस्पेंड हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो उस गाड़ी को भी सीज किया जा सकता है, इंपाउंड किया जा सकता है। और एक और सेक्शन है सेक्शन 66 मोटर व्हीकल एक्ट का, जो ये कहता है कि कोई ट्रांसपोर्ट गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, अगर उसका परमिट नहीं है वैलिड तो उसको भी सीज किया जा सकता है। तो ये कंडीशन है हमारी किसी भी गाड़ी को सीज करने की, अगर हम बात करते हैं दिल्ली मोटर व्हीकल रूल 1993 के बारे में। अब इसी तरह से मोटर व्हीकल एक्ट में भी सेक्शन 207 है, जो एक पुलिस ऑफिसर को पावर देता है कि वो आपकी गाड़ी को डिटेन कर सकता है 207 के अंदर। अब वो किस कंडीशन में डिटेन कर सकता है? वही सेक्शन 3, लाइसेंस नहीं होगा। सेक्शन 4 आपके पास वैलिड, सेक्शन 4 अंडर एज बच्चा कोई काम कर बड़र चला रहा है, या सेक्शन 39
उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, सेक्शन 66 उसके पास परमिट नहीं है, उसके तहत भी एक पुलिस ऑफिसर आपकी गाड़ी को डिटेन कर सकता है, सीज कर सकता है, इंपाउंड कर सकता है। ये तो रूल है। लेकिन सीज, डिटेन या इंपाउंड करने के बाद की प्रक्रिया क्या है आगे, ये भी इसके अंदर ही बताई गई है। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर या एनफोर्समेंट एजेंसी अगर आपकी गाड़ी को सीज करती है, इंपाउंड करती है, डिटेन करती है, तो सबसे पहले तो उसकी जिम्मेवारी है कि उस गाड़ी को वो अपनी सेफ कस्टडी में रखेगी, अपनी सेफ कस्टडी। अगर वो ट्रैफिक पुलिस है तो ट्रैफिक पुलिस के थाने में रहेगी, अगर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, तो उनके अपने पिट होते हैं, वहां पे खड़ी करेगी और सेफ कस्टडी में। आपका सामान चोरी नहीं हो सकता, गाड़ी डैमेज नहीं हो सकती, ये उनकी जिम्मेवारी है। और एक पीरियड तक वो रख सकते हैं, आपसे पार्किंग चार्ज भी ले सकते हैं। लेकिन इन सारे क्लॉजेज में कहीं ये नहीं लिखा कि आपकी गाड़ी स्क्रैपर को डायरेक्टली दे दी जाए। तो अगर किसी भी मेमो पे सीजर लिखा हुआ है, इंपाउंड लिखा हुआ है, तो वो अपने आप में मोटर व्हीकल एक्ट में बंध जाता है, वो मोटर व्हीकल एक्ट से बाहर नहीं जा सकता। ये बात हमें समझनी है। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले या एमसीडी वाले उस कानून को नहीं मान रहे, जो कि पूरी तरह से लीगल है। अब एक एमसीडी वाले भी गाड़ी उठा लें, तो एमसीडी वाले कौन सी पावर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो एमसीडी एक्ट है 1957, इसके अंदर सेक्शन 321 और सेक्शन 322 दो सेक्शन हैं जिसमें एमसीडी वाले आपकी गाड़ी उठा सकते हैं। लेकिन ये सेक्शन किसके बारे में है? ये सेक्शन एंक्रोचमेंट के बारे में है। अगर आप एंक्रोचमेंट करते हैं पब्लिक प्लेस के ऊपर, तो आपका सामान उठाया जा सकता है, या आपका कोई ऐसा व्हीकल जो कमर्शियल यूज में यूज हो रहा है, जिसमें सामान का आदान प्रदान हो रहा है, कमाई कर रहे हैं, कोई भी सामान उतार रहे हैं और वो पब्लिक प्लेस पे खड़ा है, तो उसको सीज किया जा सकता है और पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो जो आपकी गाड़ी पार्किंग है, चाहे वो पब्लिक प्लेस पे खड़ी है, तो 321 और 322 की श्रेणी में वो नहीं आती है। तो एमसीडी के पास कोई पावर नहीं है कि आपके व्हीकल को सीज कर दे या इंपाउंड कर दे। एमसीजी पूरी तरह से इलीगल काम कर रही है। और हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि एमसीडी के पास कोई ऐसी पावर नहीं कि वो पब्लिक पार्क में खड़े व्हीकल को उठा ले और सीज कर ले। ये उस कैटेगरी में नहीं आता है कि वो कमर्शियल व्हीकल है और कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है। तो ये हमारे वो लोग हैं जो हमें पता होने चाहिए। लेकिन आज की डेट में चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, चाहे वो एमसीडी है, पूरी तरह से गैर कानूनी कर रहे हैं। लेकिन यही नहीं है, अभी केंद्र सरकार भी इसमें मौजूद है और वो रोज नए कानून बना रही है, यानी एक जलेबी बना रही है। पहले भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्क्रैपिंग का मामला है, ये गाड़ी उठाने का मामला आया कहां से है, कौन से ऑर्डर है, किस ऑर्डर के जरिए ये गाड़ी उठ रही है और कैसे इलीगल काम हो रहा है। तो वो मैं आपको बताता हूं। पहले ये जितनी भी कहानी है गाड़ियां उठने की, ये कहानी स्टार्ट होती है 2014 से। वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एनजीटी में केस आया था और उस केस में 26/11/2014 को एक डिसीजन दिया गया कि 15 साल पुराने सारे व्हीकल एनसीआर में नहीं चलेंगे। अगर वो चलते हुए पाए जाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से उनका चालान कर दिया जाए। एक दूसरा उसी में पॉइंट था कि 15 साल पुराने सारे व्हीकल पब्लिक प्लेस पे पार्क नहीं होंगे, अगर वो पार्क होते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट में उनको चालान कर दिया जाए। तो इन दोनों ही लॉ में स्क्रैपिंग के बारे में कोई बात नहीं की गई है। आप गाड़ी उठाइए, इंपाउंड कीजिए, सीज कीजिए, चालान कीजिए और गाड़ी इसको वापस दे दीजिए, ये साफ लोग है। इसके बाद एक ऑर्डर और आया था 2015 में एनजीटी का 7 अप्रैल को। वो ये बात कहता है कि एनसीआर के अंदर 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल और 10 साल पुराने डीजल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा। मतलब कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ कह दिया कि जो व्हीकल 15 साल पुराना है, जो पेट्रोल व्हीकल है, और 10 साल पुराना डीजल व्हीकल है, उसका दिल्ली में दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये कोर्ट ऑर्डर से बंद कर दिया गया। बाकी पूरी तो भारत में ये चल रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ये बंद है। उसके बाद एक 2018 का जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी यही बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि एनजीटी के जो भी ऑर्डर्स हैं 15 साल पुराने व्हीकल्स के बारे में, अगर वो वायलेशन करते हुए पाए जाते हैं, सड़कों पे उठे चलते हुए पाए जाते हैं, पब्लिक पार्क में खड़े हैं, तो उनको इंपाउंड कर दिया जाए। इंपाउंड मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैपिंग की बात नहीं की, और इंपाउंड और सीजर मोटर व्हीकल एक्ट में जो दिया गया है उससे बाहर नहीं जा सकता। तो ये जितना भी काम हो रहा है कि गाड़ियां उठाई और उठाते स्क्रैपर को दे दी, पूरी तरह से इलीगल है। जो ये फॉर्मेट बनाए गए हैं, ये आपकी गाड़ी उठाई जा रही है और आपकी गाड़ी सीधी स्क्रैपर को दी जा रही है, इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और डायरेक्ट इनके अकाउंट में पैसे जमा करवा दीजिए, ये पूरी तरह से फर्जी है, गैर कानूनी ऑर्डर्स हैं जितने भी हैं, ये कानून की नजर में लाई ही नहीं करते हैं। अब एक बात और समझिए, गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया था 2016 में। 2016 में एनजीटी ने बोला कि 10 साल पुराने डीजल व्हीकल को डीरजिस्टर्ड कर दिया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए और उनको एनओसी दे दी जाए, जहां वो चलाना चाहे वहां चलाए। ये सिर्फ बात की गई थी किसके बारे में? डीजल व्हीकल के बारे में। और स्क्रैपिंग के बारे में उन्होंने बोला कि BS1 और BS2 15 साल पुराने जो डीजल व्हीकल हैं उनको आप स्क्रैप कर दे, उनका कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। ये बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर था। तो इस ऑर्डर के पालना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने अपनी स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाई।
स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021 में बनी। स्क्रैपिंग पॉलिसी में क्या बनाया उन्होंने, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड हाईवे ने स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाई, उसका नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया, एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल, ELV। ELV किस व्हीकल को माना गया, हम उसको पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन में। एंड ऑफ द लाइफ मीन्स ऑल व्हीकल विच आर नो लॉन्गर वैलिड रजिस्टर्ड और डिक्लेयर अनफिट थ्रू ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर, or the registration has been cancelled under Chapter 4 of Motor Vehicle Act, or due to an order of court of law, or self-declared by the legitimate registered owner as a waste vehicle due to n circumstances as specified in this rule। मतलब एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल कौन सा है, सबसे पहला जो फिटनेस में फेल हो गया, या जिसका वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बचा है, या फिर कैंसिल हो गया, या कोर्ट ऑर्डर के द्वारा उसको अनफिट कर दिया गया, या वो अपने आप डिक्लेयर करे। अब ये समझने की बात है कि एनजीटी ने बोला कि आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा। इसका मतलब कोर्ट ऑर्डर ने 15 साल पुराने रजिस्ट्रेशन को दोबारा करने से मना कर दिया। इस बात को हमें समझना है। कोई भी व्हीकल पूरे देश में अगर चल रहा है और 15 साल पूरे हो गए और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, जबकि वहां करवाना अभी चालू है, गवर्नमेंट मना नहीं कर रही है, तो उस केस के अंदर एक पेनल्टी है कि आपने नहीं करवाया। लेकिन अगर कोर्ट ने मना कर दिया कि इस पर्टिकुलर एरिया में, एनसीआर में दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आप उस पेनल्टी की कैटेगरी में नहीं आते, उस कोर्ट ऑर्डर के अंदर आ जाते हैं जो उसमें लिखा जाता है। पहले हमें इस बात को समझना है। तो ये जितनी भी गाड़ियां उठ रही हैं, जितने भी ऑर्डर जारी हो रहे हैं, ये एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल के नाम पे हो रहे हैं। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, वैलिड नहीं है, जो पूरी तरह से गलत है। दूसरी बात, इसी रूल में सरकार ने जो स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाई, इसका रूल नंबर 8 बनाया। रूल नंबर 8 क्या कहता है, क्राइटेरिया फॉर स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल, यानी किसी भी व्हीकल को कब स्क्रैप किया जा सकता है। शैल नहीं बोला उन्होंने। द फॉलोइंग व्हीकल में बी ऑफर्ड फॉर स्क्रैपिंग टू द रजिस्टर्ड स्क्रैपर। इन व्हीकल्स को स्क्रैपर को दिया जा सकता है, दिया नहीं जाएगा लिखा इसमें। कौन से व्हीकल हैं, पहला जिन्होंने रूल 52 सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 में अपने सर्टिफिकेट का रिन्यूअल नहीं करवाया, पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने रूल 62 में फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया। ये दो ऐसे रूल हैं जिसमें किसी भी व्हीकल को स्क्रैप किया जा सकता है। लेकिन ये रूल है क्या, वो मैं आपको रूल बताता हूं। पहले मोटर व्हीकल रूल में सेक्शन 52 कहता है रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर किसी आदमी ने अपना रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद उसको रिन्यूअल नहीं करवाया है, तो उस व्हीकल को स्क्रैपर को दिया जा सकता है। ये सेक्शन 52 या रूल 52 बात करता है। रूल 62 क्या बात करता है, वो कहता है ट्रांसपोर्ट के बारे में। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, अगर उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको स्क्रैपर को दिया जा सकता है। अब जितनी भी गाड़ियां दिल्ली में उठ रही हैं, इनमें से बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, नहीं तो ज्यादातर प्राइवेट व्हीकल्स हैं जो पर्सनल है। तो 62 लागू नहीं होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं 52 की। 52 क्या कहता है कि रिन्यूअल सर आपने नहीं करवाया है। अब रिन्यूअल हमने क्यों नहीं करवाया है, सवाल ये उठता है। रिन्यूअल हमने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आपकी सरकार ने रिन्यूअल बंद कर दिया है। और क्यों बंद किया है, ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर। तो एक आम आदमी अगर किसी स्टेट में जहां पे रिन्यूअल अभी भी चालू है वो नहीं करवाता है, तो उस पर पेनल्टी है, उसकी गाड़ी स्क्रैप कर दी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एनसीआर के अंदर अगर किसी का व्हीकल रिन्यूअल ना होने की वजह से स्क्रैप किया जाएगा तो इलीगल है, क्योंकि यह रिन्यूअल कोर्ट ऑर्डर की वजह से बंद है। तो हम सब कोर्ट ऑर्डर की वजह से सेफ है, कोर्ट ऑर्डर की वजह से हमारी गाड़ी सुरक्षित है। क्योंकि कोर्ट ऑर्डर ये कहता है कि 15 साल पुराने व्हीकल अगर सड़कों के ऊपर पाए जाते हैं पार्क किए हुए, तो उसको चालान करके देना पड़ेगा वापस, और अगर वो चलते हुए पाए जाते हैं तो भी चालान करके वापस देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि 52 रूल के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं था, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं करवाया था इसलिए हमने स्क्रैप कर दिया। नहीं, हमारे देश में दो तरह के रूल होते हैं, एक जनरल रूल होता है, एक स्पेसिफिक रूल होता है। जनरल रूल जनरल बातों में काम आता है। भारत एनसीआर के अलावा पार की अगर पूरे देश की मैं बात करता हूं तो सेक्शन 52 उन पर लागू होता है, क्योंकि वहां पे रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुआ है 15 साल पुराने व्हीकल का। वहां दोबारा करवा सकते हैं, आप नहीं करवाते तो आप पेनल्टी में आते हैं, और आप पे ये लागू होता है कि आपकी गाड़ी स्क्रैप हो सकती है। और ये एनसीआर को छोड़ के सब जगह। लेकिन एनसीआर पे ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि एनसीआर में अगर रजिस्ट्रेशन बंद हुआ है तो एनजीटी के ऑर्डर की वजह से हुआ है। तो एनजीटी के ऑर्डर को आप साइड में नहीं रख सकते। एनजीटी का एक ऑर्डर तो आप मान लें कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, और दूसरा कह दें कि पार्किंग व्हीकल को आपको नहीं देंगे। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती हैं, ये दोनों चीजें साथ साथ ही चलेंगी। आप इसको अलग चला रहे हैं, आप कह रहे हैं आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्यों एनजीटी ने मना कर दिया।
लेकिन हम स्क्रैप करेंगे क्योंकि रिन्यूअल नहीं हुआ है। ये दो चीजें इलीगल तौर पे दिल्ली में चल रही हैं, ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। अगर आप एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल कहते हैं कि ऑर्डर को ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर की वजह से एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल है और इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन बंद किया है क्योंकि एनजीटी ने बोला है, तो आप हमारी गाड़ी को स्क्रैप नहीं कर सकते 52 में या 39 में या 66 में। हम उसमें नहीं लागू होते हैं, हमारे ऊपर लागू नहीं होता। फिर हमारे ऊपर एनजीटी का 2016 26/11/2014 का नियम लागू होता है, जो ये कहता है कि अगर आपकी गाड़ी सड़कों पे चलती पाई जाती है तो चलान करके छोड़नी पड़ेगी, अगर आपकी गाड़ी पब्लिक में पार्क है तो चलान करके छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है चाहे एनसीडी है, दोनों पूरी तरह से गैर कानूनी काम कर रहे हैं। कानून की नजर में, संविधान की नजर में पूरी तरह से गैर कानूनी है, तो इनको सजा तो मिलेगी। अभी कोर्ट के जरिए गाड़ियां छूटनी स्टार्ट हो गई हैं। अभी हमें पता चला है कि 75 गाड़ियां कोर्ट के ऑर्डर से छूटी हैं, ऑर्डर जारी किया और कोर्ट ने यही बोला है कि इनकी गाड़ियों को छोड़ा जाए। जो गाड़ियां अंडरटेकिंग दे रही है कि मेरे पास पार्किंग है और मैं नहीं चलाऊंगा, उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि आप गाड़ी रिलीज करने का नियम बनाइए कि गाड़ी को रिलीज कैसे किया जाएगा। अभी तक आपको एक बात बताएं, जितने भी सीजर मेमो जारी हुए हैं, चाहे वो एमसीडी ने जारी किया है चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जारी किया है, किसी ने भी प्रोसीजर नहीं बनाया, आपको प्रोसीजर नहीं बताया, आपके पास कोई नोटिस नहीं आया कि भाई आपकी मैंने गाड़ी उठाई है, इस गाड़ी का ये नियम है, आप ये आ जाइए, अपना चालान भरिए और ले जाइए, नहीं तो हम इस पे ऐसा करेंगे। कोई नोटिस नहीं आया, कोई प्रोसीजर नहीं बना कि गाड़ी उठाने के बाद क्या किया जाएगा। पूरी तरह से इलीगल काम हो रहा है। और हमारे देश में अगर डेमोक्रेसी है तो लोकतंत्र में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात है पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। अगर कोई न्याय की प्रक्रिया है तो उसमें जनता की भागीदारी जरूरी है। जितने भी रिवोल ऑर्डर जारी हो रहे हैं, जनता की कोई भागीदारी नहीं है। आपकी गाड़ी उठाई, स्क्रैप कर दी, आपसे कोई नहीं पूछा जा रहा है, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, आपकी कोई भूमिका नहीं है, जबरदस्ती आपसे हासिल है। दूसरा, डेमोक्रेसी की खास बात है, रिटर्न में रूल होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए। इन्होंने आज तक कोई प्रोसीजर जारी नहीं किया कि अगर कोई गाड़ी रिमूव की जाएगी रिवोल ऑर्डर के जरिए, सीजर के जरिए, इंपाउंड के जरिए, तो उसको किस प्रोसीजर के जरिए रिलीज किया जाएगा या स्क्रैप किया जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ये बोलते हैं स्क्रैपर के पास जाइए, आपकी गाड़ी छूटेगी। स्क्रैपर का हमारे से क्या लेना देना? स्क्रैपर को थर्ड एजेंसी है, हमारा लेना देना एमसीडी या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से है। ये तो आपकी प्रॉब्लम है, गाड़ी कैसे स्क्रैप होगी। आपने स्क्रैपिंग के रूल बनाए हैं, आपने ये नहीं बनाया कि स्क्रैपर हमारी गाड़ी उठा के कैसे लेके जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं बना। जो हमारी पॉलिसी बनी है 2021 में स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसमें रूल्स बनाए गए हैं कि गाड़ी को कैसे स्क्रैप किया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि स्क्रैपर भी हमारी गाड़ी उठा सकता है, उसमें कोई रूल नहीं है सर, आप ये समझिए। तो हमें इस बात को समझना है, दिल्ली के अंदर जो हो रहा है ये पूरी तरह से गैर कानूनी हो रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है, जनता अब धीरे धीरे कोर्ट में जा रही है, हाई कोर्ट के जरिए ऑर्डर मिल रहे हैं और लॉ हमारे फेवर में है। तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जनता कोर्ट में आए और हमारी टीमें काम और कर रही है। जिन भाइयों के पास पार्किंग नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बहुत कम 10% आदमी होंगे जिनके पास पार्किंग है जो पॉश एरिया में रहते हैं, नहीं तो 90% भाइयों के पास पार्किंग नहीं है, वो गाड़ियां पब्लिक प्लेस पे ही खड़ी होती हैं गलियों में। तो हमने उनके लिए पार्किंग का इंतजाम किया, वो भी निःशुल्क है। आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको एनओसी दे देंगे, एक लेटर दे देंगे कि आप हमारे यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। हमारे साथ इतने अच्छे आदमी मौजूद हैं अभी। दूसरी बात है कोर्ट में जाने की। कोर्ट में जाने का हमारा ये मकसद है कि आम आदमी को निःशुल्क न्याय मिले, उसका पैसा बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि पहले ही वो मेंटल टॉर्चर में जा चुका है। पहले जो उसने अपनी गाड़ी कमाई की गाड़ी थी वो अपनी लूज कर दी है किसी ना किसी वजह से, तो मेंटल टॉर्चर भी है, इमोशनल टॉर्चर भी है उसका। तो हम चाहते उसका एक पैसा ना लगे, इसलिए हमने प्लान किया है कि जितने भी केस हैं ये हम फ्री लड़ेंगे, निःशुल्क, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर कोर्ट फीस भी है तो कोर्ट फीस भी हम डोनेशन से ही लेंगे, आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। कोर्ट फीस जैसी कोई चीज नहीं है वैसे सिविल के अंदर। हम इसके रिट फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, जितने भी विक्टिम है कंटिन्यूअसली रिट फाइल करते रहेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे कि 10 विक्टिम चाहिए 20 चाहिए, एक आएगा एक रिट फाइल कर देंगे, 2 आएगा 2 रिट फाइल कर देंगे। इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां छूटे, ज्यादा से ज्यादा आदमियों को रिलीफ मिले। और जो सरकार बदमाशी कर रही है, ये मनमानी कर रही है, इनको समझ आ जाए कि जनता चुप बैठने वाली नहीं है। जनता विक्टिम के साथ भी है, यहाँ ताकतवर आदमी भी है जो कमजोर के लिए लड़ेगा और उसकी मदद करेगा और आपको सलाखों के पीछे भेजेगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप घर ना बैठे पैसे की वजह से आपको न्याय ना मिले ऐसा ना सोचे, बिना पैसे के भी न्याय मिलेगा आपको, ये हमारा वादा है। हमारी पूरी टीम है सिविल एक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया, पिछले 9 महीने से काम कर रही है और उन्हीं की मेहनत है कि आज जनता को पता चला है कि गाड़ियां छूट सकती हैं, इलीगल हो रहा है। और उन्हीं की मेहनत है कि लगातार हाईकोर्ट में पब्लिक जा रही है, रोज 10-12 रेट लग रही है हाईकोर्ट में, वकील पैसे ले रहे हैं। जो भी दे सकता है वो दे, हमें प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं दे सकता है, इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो हमारे पास आए, कोई पैसा नहीं लगेगा उसका किसी भी तरह का, उसी गाड़ी रिलीज करवाई जाएगी। धन्यवाद। तो हमारी जनता से यही प्रार्थना है कि अगर बाई चांस आपका कोई वाहन जबरन उठाने आ रहा है एमसीडी या ट्रांसपोर्ट से, तो पहले तो उनको ये वीडियो दिखा दिया जाए ताकि उनको सत्य समझ आ जाए और आपका वाहन वहां से उठे ना। दूसरा, आप अपना वाहन उठने ना दें, इस जबरन अगर कोई उठाता है तो आप वहां अड़ जाएं, क्योंकि ये सारा इलीगल हो रहा है। तीसरा, जिसके वाहन उठ चुके हैं और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कुछ कार्रवाई कर पाया, तो तुरंत आके जुड़े हमारे साथ, हम आपको
पूरा प्रोसीजर भी गाइड करेंगे और निःशुल्क आपका ये केस भी हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे। चौथा, प्रार्थना है आप सबसे कि इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाएं ताकि आने वाले वक्त में और विपदा ना हो हमारी जनता पे, और जिस पे हो चुकी है उसको हम बचाव पहुंचा पाए। अगर हम सब एकता में आएंगे तभी हम इतने बड़े अन्याय से लड़ पाएंगे। सभी को राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।